फोटो खींच लो, मैं फोटो भेज दूंगा, ठीक है, तू खींच लियो। देखिए भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट, ठीक है, तो एट एनी पॉइंट पे करने आ रहे हैं, तो मैंने बताया था ये डाइपोल है, ध्यान दीजिए भैया, माइनस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है। डाइपोल की डाइपोल मोमेंट कहां से होती है? माइनस से प्लस की तरफ, ये रही। इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट था, ठीक है, आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट था, और यहां पर एंगल क्या था? थीटा था। एक्सियल में यही एंगल होता था 0 डिग्री का, याद है? जब मैं एक्सियल की बात करता था तो रेडियस ऐसे होती थी डाइपोल में, देख लीजिए भाई, प्लेस इधर देखिए, जब मैं एक्सियल की बात करता था तो ये रेडियस जो होती थी वो ऐसे होती थी, मतलब एंगल क्या होता था? 0। एक्सियल के केस में, एक्सियल वाले केस में रेडियस जो होती थी वो डाइपोल मोमेंट की लाइन में ही होती थी, यानी एंगल क्या होता था? 0 डिग्री का। लेकिन इक्वेटोरियल में रेडियस क्या होती थी? परपेंडिकुलर। इक्वेटोरियल में आर जो होता था वो पी के परपेंडिकुलर होता था, और एंगल क्या होता था भैया? 90 डिग्री। इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड आती थी आपकी के पी आर क्यू, सॉरी एक्सियल है ना, के टू पी आर क्यू, और इस केस में आती थी के पी आर क्यू, याद है? ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड आती थी आपकी, याद है हर्षित? चलो, तो भैया इस डाइपोल को मैं रिजोल्व कर रहा हूं, डाइपोल मोमेंट को, डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी को हम रिजोल्व कर सकते हैं, ठीक है? ये डाइपोल मोमेंट है, इसको रिजोल्व करो, इसके साथ थीटा, डाइपोल मोमेंट ने इस लाइन के साथ, ये डाइपोल मोमेंट की लाइन है, ये डाइपोल मूवमेंट की लाइन है, और इसके साथ इस डाइपोल मोमेंट ने थीटा एंगल में रखा, तो इधर क्या होगा? पी कॉस थीटा, और इस डाइपोल मोमेंट के इसके साथ क्या होगा? पी साइन थीटा, याद है? अच्छा, इस वाले केस में हम ऐसे निकालते थे, डाइपोल मोमेंट ऐसे होता था, रेडियस ऐसे होती थी, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते, सॉरी ये तो पहला वाला ना। इस केस में यहां पर ये आपका डाइपोल मोमेंट होता था, और इसी डायरेक्शन में आपकी रेडियस भी होती थी, समझ गया ना? ये लिख रखा है, बनाने की जरूरत तो नहीं है। चलो, तब देखिए भी यहाँ पर मेरे को पता लग गया, इस डाइपोल मोमेंट के दो कंपोनेंट हो गए, पी कॉस थीटा, दूसरा क्या हो गया? पी साइन थीटा, ठीक है? अच्छा, पी कॉस थीटा और रेडियस की लाइन एक है, यानी ये दोनों एक दूसरे क्या है? रेडियस एरी ना, रेडियस और पी कॉस थीटा पैरेलल है, और जहां पर पैरेलल होते हैं वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? के टू पी कॉस थीटा, यानी यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होनी है? इसी डायरेक्शन में होगी। आपको याद है एक्सियल में इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल मूवमेंट, रेडियस और इलेक्ट्रिक फील्ड तीनों की डायरेक्शन क्या होती थी? एक ही होती थी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या थी? इसको ई एक्स कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं? ई एक्स। तो ये क्या होगा भैया आपका? के टू पी, जब आएगा जब यहां पर डाइपोल मोमेंट पी रहेगी, यहां पर क्या है? पी कॉस थीटा, तो यहां पे लिखोगे पी कॉस थीटा। दूरी कितनी है? आर क्यू, यानी इस डाइपोल मोमेंट की वजह से आर डिस्टेंस पर, यानी इस पॉइंट पर आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वही आ रही है, ठीक है? ये डाइपोल मोमेंट इस रेडियस के परपेंडिकुलर है, और आप जानते हो रेडियस के परपेंडिकुलर जब होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये होता है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो रेडियस की क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है, यानी इस रेडियस के परपेंडिकुलर, तो ऐसे होगी। अब ऐसे ही बना सकते थे, लेकिन मैंने आपको बताया था डाइपोल मोमेंट की अपोजिट डायरेक्शन में होती है, याद है? जब ये वाले में हमने डाइपोल मोमेंट हमारी ऐसे थी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ आई थी, याद है आपको? रिजोल्व करके, ठीक है, तो वो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इसलिए उल्टी डायरेक्शन बना रखी है। इसकी वैल्यू क्या आएगी? ई वाई इक्वल्स टू में क्या होगा? के पी तो जब होता ना जब डाइपोल मोमेंट पी होता है, यहाँ पर पी साइन थीटा है, क्या है? अपॉन में आर क्यू। तो भैया अपने को पता लगे इस डाइपोल की इस दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट होंगे, जब दो कंपोनेंट होते हैं तो हम टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, दैट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। ई क्या है? टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज द दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स जब होते हैं, दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का जो नेट होता है वो क्या होता है? अंडर रूट ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे वाली टर्म नहीं आएगी क्योंकि cos 90 मतलब 0 है ना। ई ई एक्स क्या भी है? तो एक्स आपका ये रहा, इसका स्क्वायर करो क्योंकि स्क्वायर है तो क्या होगा? के स्क्वायर 4p स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में आर क्यू का होल स्क्वायर प्लस ई वाई का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो तो क्या होगा? के स्क्वायर पी स्क्वायर साइन है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में आर क्यूब का होल स्क्वायर, ठीक है भैया? तो भैया देखिए यहाँ पर जो भी चीजें कॉमन है और जिनका स्क्वायर है वो अंडर रूट के बाहर आ जाएंगे, तो क्या होगा भैया? ई इक्वल्स टू में के कॉमन है, के स्क्वायर है तो क्या होगा? के बाहर आएगा। पी कॉमन है, पी स्क्वायर कॉमन है, पी स्क्वायर है तो इसलिए पी बाहर आएगा। और नीचे आर की पावर 3 का स्क्वायर है, आर की पावर 3 का स्क्वायर है तो आर की पावर 3 बाहर आएगी।
अंडर रूट में क्या बचेगा, यहां पर 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज द फॉर्मूला। ठीक है, ये फॉर्मूला। अब मान लीजिए चलो मैं इस वाले केस को देता हूं, मैं इस वाले केस को दे रहा हूं, तो एक्सियल में cos थीटा क्या होगा 0, यहां पर 0 रखो तो साइन 0 0, यहां पर 0 रखोगे तो क्या होगा 1, तो अंडर रूट क्या होगा 4 आएगा, और अंडर रूट 4 का मतलब क्या होता है 2, तो ये आ गया ना फॉर्मूला वाला। और इक्वेटोरियल की बात करूंगा, थीटा क्या होगा 90, 90 रखो तो क्या होगा 1, और यहाँ पे 90 रखो तो क्या होगा 0, तो क्या होगा KP RQ। तो ये मेन फॉर्मूला है। ठीक है, अभी इसकी फोटो ले जल्दी से, इतनी देर में लिख देता दूसरा टॉपिक। बाबू आप मतलब प्लीज, एक ही फोटो, अब तू भी भेज देगा, यही भेज देगा इतने सॉरी 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 चिंगम लाइन क्या हो गया भैया, चलो मिटो रहा हूं। अगला टॉपिक है, एक डाइपोल जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाता है तो उसके ऊपर लगता है टॉर्क, क्या होता है टॉर्क की एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन ऑफ टॉर्क ऑन अ डाइपोल। मिटो दो इसे, टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओए चुप हो जाओ। तो जब भी टॉर्क निकालने के लिए आएगा तो आपको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ही आएगा। ध्यान दीजिए, बड़ा आसान टॉपिक है। ये डाइपोल है, माइनस चार्ज है और इधर क्या है प्लस चार्ज है। डाइपोल मोमेंट क्या होती है, माइनस से प्लस की तरफ होती है ना। और ये क्या है भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ई ही है। ठीक है, आपको पता है नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की उल्टी डायरेक्शन में फोर्स लगता है, याद है ई क्यू। पॉजिटिव चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता है ई क्यू। ये ए है, ये बी है। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे दो फोर्स लग रहे हैं, दोनों फोर्स इक्वल है ना, ई क्यू, लेकिन दोनों अपोजिट भी है, और साथ में इनका लाइन भी क्या है, अलग अलग है। जब दो फोर्स इक्वल हो, अपोजिट हो और अलग अलग लाइन में लगते हो, तो उस कंडीशन में वो उस सिस्टम को क्या करते हैं, रोटेट करा देते हैं, मतलब टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं। तो ये वाला फोर्स जो लग रहा है वो इस लाइन में लग रहा है, और ये वाला फोर्स इस लाइन में लग रहा है। तो दोनों की लाइन के बीच की जो दूरी है, दोनों लाइन के बीच की दूरी है वो ये है, ये है इन दोनों लाइन के बीच की दूरी। ये आर क्या, रेडियस ऑफ, साइज ऑफ डाइपोल, साइज ऑफ डाइपोल का साइज क्या भी आपका आर है। और डाइपोल मोमेंट ऊपर की तरफ है तो उसके पीछे ये देखिए भैया, ये आपका डाइपोल मोमेंट है और ये क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो थीटा क्या है, एंगल इन बिटवीन पूरा बोल डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इनके बीच का एंगल है। ठीक है, दो फोर्स लग रहे हैं, फोर्स एट ए जो है, ए पे फोर्स कितना लग रहा है, ई क्यू, एंड फोर्स एट बी पे भी क्या लग रहा है, ई क्यू। आर इक्वल एंड अपोजिट, सो द कैंसल टू, नहीं कैंसल जब करेंगे जब वो एक ही लाइन में लगे, यहां पर लाइन दोनों की क्या है, अलग अलग है। तो इस केस में कैंसल नहीं करेंगे, क्या आएगा, टॉर्क आएगा, क्या आएगा, अपोजिट, एंड हैविंग डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन, अलग अलग लाइन, इसकी लाइन ही है, ये इस लाइन में लग रहा है, ये इस लाइन में लग रहा है, ये फोर्स यहाँ पे लग रहा है, ये फोर्स यहाँ पे लग रहा है, तो ये क्या होगा, टॉर्क टिल्ट कर जाएगा। ठीक है, हैविंग डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन, सो अ टॉर्क arise which rotate the dipole in stable condition, कह रहा भैया यहां पर टॉर्क आएगा और वो टॉर्क इस डाइपोल को स्टेबल कंडीशन में लाके रख देगा। स्टेबल कंडीशन का मतलब है कि उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल में दोनों एक दूसरे क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, स्टेबल कंडीशन यही होती है। ठीक है, जब डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक ही डायरेक्शन में हो जाए। और ऐसा जब होता है जब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी हो, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से निकलती है, प्लस से, कहां जाती है, और उसी के अंदर डाइपोल कैसा हो भैया, प्लस की तरफ उसका क्या होना चाहिए, माइनस,
और माइनस की माइनस की तरफ क्या होना चाहिए उसका प्लस। तो डाइपोल मोमेंट ये ना, डाइपोल मोमेंट क्या होता है माइनस से प्लस। अब ये क्या होगा, ये प्लस इस माइनस को पकड़ के रखेगा और ये माइनस इस प्लस को पकड़ के रखेगा और ये डाइपोल क्या रहेगा, हमेशा स्टेबल रहेगा, ऐसे ही पड़ा रहेगा। दैट इज द स्टेबल कंडीशन। ठीक है, तो ध्यान रखना भैया दोनों फोर्स इक्वल अपोजिट है, दोनों का लाइन ऑफ एक्शन भी क्या है, अलग अलग है, इसलिए डाइपोल रोटेट करेगा और कब तक रोटेट करेगा, जब तक कि वो स्टेबल कंडीशन में ना आ जाए, यानी ये दोनों पैरेलल हो ऐसा। ठीक है, तो टॉर्क क्या होगा, टॉर्क का जनरल फॉर्मूला आप सबको पता होगा, देन टॉर्क यहां पे लिखो आइदर फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर सेपरेशन इन बिटवीन फोर्सेस। दोनों फोर्स में से कोई सा एक फोर्स, आइदर मतलब क्योंकि दोनों फोर्स तो बराबर है इसलिए आइदर लगा दिया, और उनके बीच की परपेंडिकुलर दूरी आपको बता दूं भैया ये y है। अच्छा, इस फोर्स और इस फोर्स के बीच की दूरी ये है, तो सी कर दो। ए सी क्या, इन दोनों के, इस फोर्स और इस फोर्स के लाइन के बीच की दूरी है। अच्छा, ये क्या है, परपेंडिकुलर है, और आपको बता दूं जो परपेंडिकुलर होता है वो होता है हाइपोटेनियस साइन थीटा। क्या होता है, और बेस जो होता है वो हाइपोटेनियस कॉस थीटा। क्या होता है, तो भैया हाइपोटेनियस क्या है, ये रहा आर, और ये क्या हो गया साइन थीटा। तो अपने को पता लग गया ये यहां से यहां तक की दूरी क्या है भैया, आर साइन थीटा। तो बस हो गया, आइदर फोर्स क्या है भैया ई क्यू, और परपेंडिकुलर सेपरेशन क्या है ये दूरी, और जो कि क्या है आर साइन थीटा। ठीक है भैया, तो आपको याद है एक बताया था मैंने डाइपोल मोमेंट, वो क्या था आर इंटू में क्यू, याद है डाइपोल मोमेंट क्या था, आर क्यू था, याद है डाइपोल मोमेंट आर क्यू था। तो आर और क्यू को मैंने क्या लिख दिया, पी। क्या लिख दिया, तो टॉर्क का फॉर्मूला आ गया पीई साइन थीटा, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ टॉर्क। जब एक डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाता है तो आपको बता दूं भैया जो परपेंडिकुलर होता है वो हाइपो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर कोण में हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या होगा, तो हाइपोटेनियस यहां से यहां तक का कितना है, तो हाइपोटेनियस आर साइन थीटा हो गया, नहीं ये परपेंडिकुलर, और यही इन दोनों फोर्स के बीच की दूरी है। तो आइदर फोर्स क्या हो गया ई क्यू, और परपेंडिकुलर सेपरेशन में क्या हो गया आर साइन थीटा। क्यू और आर क्या हो गया, पी हो गया, तो ये टॉर्क का फॉर्मूला हो गया। अब स्पेशल केस, स्पेशल केस, केस फर्स्ट, इफ डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल है। आपको पता है पैरेलल का मतलब क्या है, स्टेबल कंडीशन क्या है भैया, स्टेबल है। तो उस केस में टॉर्क क्या होगा भैया, उस केस में घूमेगा नहीं, और जहां पर कोई रोटेशन नहीं होती वहां पर टॉर्क की वैल्यू क्या होती है, तो वैसे भी आपको पता है भैया इस केस में जब डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल होते हैं थीटा क्या होता है, जीरो होता है, तो टॉर्क अपने आप ही क्या होगा, पीई साइन जीरो क्या होता है, जीरो हो जाता है, टॉर्क भी क्या होगा, जीरो हो जाएगा। दैट इज द स्टेबल, मोस्ट स्टेबल कंडीशन ऑफ डाइपोल। अगला केस कह रहा है सेकंड, इफ डाइपोल मोमेंट एंटी पैरेलल टू, क्या है भैया, एंटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। एंटी पैरेलल का मतलब होता है डाइपोल मोमेंट उल्टा हो, इलेक्ट्रिक फील्ड अलग हो। तो उस कंडीशन में पता क्या होता है, देखिए भैया इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ऐसी और डाइपोल मोमेंट आपका ऐसा। तो आपको पता है डाइपोल मोमेंट ऐसा होने का मतलब क्या, इधर डाइपोल का प्लस चार्ज होगा पॉजिटिव, और इधर डाइपोल का क्या होगा नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड का इधर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से निकलती है, पॉजिटिव से, और कहा जाती है नेगेटिव की तरफ। डाइपोल मोमेंट ऐसे होनी चाहिए, मतलब यहाँ पे क्या होनी चाहिए माइनस, और यहाँ पे क्या होनी चाहिए डाइपोल का प्लस। तो आपको पता प्लस 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 को क्या करेगा, रिपेल करेगा, और ये माइनस माइनस को क्या करेगा, रिपेल करेगा। देखिए अभी मुझे पता है ये फोर्स ऐसे लग रहा है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रही है, तो आपको पता है नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड पे ऐसे उल्टी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड पे उल्टी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो आप देख रहे हो ये दोनों फोर्स ऐसे डाइपोल को ऐसे दबा रहे हैं, ऐसे दबा रहे हैं। तो इस कंडीशन में दोनों फोर्स एक ही लाइन में लग रहे हैं, तो नेट फोर्स अभी भी क्या होगा, जीरो होगा, टॉर्क भी क्या आएगा, जीरो आएगा। समझ गए, क्योंकि दोनों फोर्स का लाइन अभी भी एक है। तो इस केस में भी टॉर्क क्या ना भी है, जीरो, क्योंकि आपको पता है एंटी पैरेलल का मतलब क्या होता है, थीटा इक्वल्स टू में 180 डिग्री, थीटा इक्वल्स टू में 180 डिग्री, तो टॉर्क भी क्या होगा, जीरो। लेकिन यह कंडीशन क्या होती है, अनस्टेबल होती है। क्या होती है, पता क्यों, क्योंकि मान लीजिए डाइपोल थोड़ा सा भी हिला, तो ये वाला प्लस इस वाले प्लस को क्या करेगा, रिपेल करेगा, और ये वाला माइनस इस वाले माइनस को क्या करेगा, रिपेल करेगा, और डाइपोल को पूरा ही क्या करेगा, घुमा देगा। तो इस कंडीशन में आपका टॉर्क जीरो तो रहता है, टॉर्क क्या रहता है भैया आपका
जीरो तो रहता है, लेकिन भैया ये अनस्टेबल कंडीशन होती है। क्या होती है? मोस्ट अनस्टेबल कंडीशन, मोस्ट अनस्टेबल कंडीशन। इसमें डाइपोल आतुर रहता है घूमने के लिए, थोड़ा सा भी बहाना मिला पूरा ही रोटेट कर जाएगा। अब एक तीसरी बात बता रहा हूं मैं आपको, केस नंबर 3, तो फोटो ले ले भाई इसकी। बता रहा हूं, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का हाल है। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, तो आपको पता है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम। जहां पर ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी वहां पर डाइपोल के ऊपर क्या लगेगा? ज्यादा फोर्स, और जहां पर कम इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी वहां पर क्या लगेगा? कम फोर्स। तो भैया केस नंबर 3, स्पेशल केस नंबर 3, व्हेन अ डाइपोल, देखिए व्हेन अ डाइपोल प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, सबसे मेन एग्जांपल है भाई प्लीज, बोलिए नहीं बोलिए। डाइपोल आपका जब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पर ज्यादा, ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहां पर क्या होगा? स्ट्रॉन्ग रीजन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 रहेगी, स्ट्रॉन्ग है, और यहाँ पे क्या रहेगी? E2। ठीक है, आपको पता कहां ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, E1 या E2? क्योंकि यहाँ पर ज्यादा, मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में दूरी जहां पर कम होती है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है? वहां पर ज्यादा होती है, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग। यहाँ पर मैंने रख दिया डाइपोल, क्या रख दिया? इधर है भैया प्लस चार्ज और इधर है भैया आपका माइनस चार्ज। इस पे फोर्स लगेगा E1 F1, और इस पे फोर्स लगेगा भैया आपका F2। तो जैसा कि मैं पता है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पर वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये वाला फोर्स भी क्या होगा? वीक होगा, और ये वाला फोर्स भी क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। तो हियर F1 इज ग्रेटर देन F2। इस केस में ये वाला फोर्स क्या होगा? ज्यादा होगा, ये वाला फोर्स क्या होगा? कम होगा। अब जब ज्यादा फोर्स होगा पहले तो घूमेगा, ये क्या करेगा? कब तक घूमेगा? जब तक कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ना आ जाए, और जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आ गया वैसे क्या करेगा? ये वाला फोर्स ज्यादा है इधर की तरफ वाला, और इधर वाला फोर्स क्या कम है, तो ये डाइपोल क्या हुआ? ऐसे भागेगा आगे की तरफ। समझ गए? तो जब डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो पहले वो रोटेट करता है, रोटेट करता है, उसके बाद जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आता है वैसे क्या होता है? हाइयर फोर्स की तरफ मूव करना चालू कर देता है। ठीक है, तो यहां पे लिखा हुआ फर्स्टली, फर्स्टली डाइपोल रोटेट and align itself according to electric field कह रहा भैया पहले फर्स्टली डाइपोल क्या करेगा? खुद को रोटेट कराएगा, और कैसा लाइन करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के। एंड आफ्टर इट मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ F1। फिर F1 की डायरेक्शन में क्या करेगा? मूव करेगा लीनियरली। किसमें? लीनियर मोशन, इन लीनियर मोशन। समझ गए भैया? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो डाइपोल जब अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो पहले क्या करेगा? अपने आप को लाइन करेगा, स्टेबल स्टेट में लाएगा, उसके बाद फिर क्या करेगा? मूव करना चालू कर देगा। फोटो ले लो भाई। ठीक है, अब आ रहा है भैया ऑसिलेशन इन डाइपोल। आपको याद होगा किसी भी मोशन को ऑसिलेशन मोशन प्रूफ करने के लिए मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन ड्राइव की थी 11th क्लास में, ऑसिलेटरी मोशन में। बहुत आसान टॉपिक था, एक बार में समझ में आ जाना चाहिए आपको। ध्यान दीजिए, आपको पता है जब डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाता है, जब डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ये देखिए ये डाइपोल है, ऑसिलेशन इन डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो भैया ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये डाइपोल है, माइनस चार्ज है, और ये क्या है भैया? प्लस चार्ज है। इधर की तरफ फोर्स लगेगा EQ, इधर की तरफ फोर्स लगेगा EQ। रेडियस क्या है? डाइपोल का साइज क्या? R है, और I क्या है?
मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, इस डाइपोल का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है भैया, आई है। और थीटा क्या है भैया, डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के, डाइपोल मूवमेंट ये रही, इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा, तो थीटा क्या है, एंगल इन बिटवीन डाइपोल मूवमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये क्या है भैया, स्मॉल एंगल है, क्या है, स्मॉल एंगल है। ठीक है, तो भैया आप देखिए, ध्यान दीजिए इधर, अपने को पता है ये क्या करेगी, ये टॉर्क जो आएगा वो उसको स्टेबल करेगा, लेकिन आपको पता है इसके पास इनर्शिया भी है, तो इनर्शिया की वजह से ये रुकेगा नहीं, नीचे चला जाएगा, पता ना। अब फिर यहां पे आकर रुक जाएगा, फिर क्या लगेगा, टॉर्क, टॉर्क फिर क्या करेगा, इसको स्टेबल कंडीशन में लाएगा, फिर इनर्शिया की वजह से क्या करेगा, तो ड्यू टू इनर्शिया क्या करेगा, टॉर्क तो इसको रिस्टोर करेगा, बट ड्यू टू इनर्शिया ये क्या करेगा, मीन पोजीशन को ओवरशूट कर देगा। यहां पे लिखा हुआ है हियर टॉर्क रिस्टोर द डाइपोल, टॉर्क रिस्टोर द डाइपोल टू इट्स मीन पोजीशन, ये इसे कहते हैं मीन पोजीशन, क्या कहते हैं इसे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होना मतलब मीन पोजीशन में आ जाना। ठीक है, यहां पे लिख रखा है कि हियर टॉर्क रिस्टोर डाइपोल टू इट्स मीन पोजीशन, but MOI of dipole, MOI of dipole, ठीक है, क्या करेगा, अनस्टेबल इट, उसको क्या कर देगा, अनस्टेबल कर देगा ना, या ओवरशूट दी स्टेबल कंडीशन, या स्टेबल कंडीशन, समझ गए भैया। क्या रहा है कि भैया टॉर्क यहां पर डाइपोल को रिस्टोर कर रहा है मीन की तरफ, लेकिन जो इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है वो क्या कर रहा है भैया, मीन को ओवरशूट कर जा रहा है, क्या कर रहा है, सो डाइपोल स्टार्ट ऑक्सीलेशन, सो डाइपोल स्टार्ट ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है भैया, डाइपोल ऑसिलेशन स्टार्ट कर देगा। तो भैया एक बात ध्यान में रखना, इसके ऊपर टॉर्क कितना लग रहा है, पीई साइन थीटा। अगर आपको याद होगा, मैं यहां पर कुछ चीजें लिख रहा हूं, टॉर्क के दो तीन फॉर्मूले थे, एक था आई इंटू में अल्फा, क्या था, अरे यार ये तो ऊपर हो गया, जो टॉर्क होता है वो होता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू में अल्फा। अगर आपको बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, उसका एंगुलर एक्सेलरेशन पता है, तो आप टॉर्क निकाल दोगे। आई और अल्फा 7वें चैप्टर में मैंने बताया था। अच्छा, अल्फा क्या है, एक्सेलरेशन, क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन, और एंगुलर एक्सेलरेशन जो होता है वो थीटा को 2 बार डिफरेंशिएट करके आता है, पता है नहीं पता भैया, जैसे एक्स को एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगी, वेलोसिटी, फिर उसी एक्स को उसी वेलोसिटी को दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, एक्सेलरेशन। ऐसे ही यहां पर क्या होता है, एक बार थीटा को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, एंगुलर वेलोसिटी, फिर जो एंगुलर वेलोसिटी आई है उसको दोबारा डिफरेंशिएट करोगे क्या आएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो इसलिए थीटा को अगर आप 2 बार डिफरेंशिएट कर रहे हो तो क्या आ रहा है, एंगुलर एक्सेलरेशन, अल्फा से लिखते हैं इसको। ठीक है, तो भैया यहां पर आपको पता है पीई साइन थीटा, आपको पता है थीटा यहां पर क्या भैया, स्मॉल है, क्या है ये, और जब एंगल छोटा होता है तो आप लिख दोगे टॉर्क इक्वल्स टू में पीई थीटा, क्या लिख दोगे, साइन हटा दो सकते हो आप, साइन लगा सकते हो, साइन हटा सकते हो, टेन लगा सकते हो, मैंने बताया था आपको। ठीक है, अब एक चीज देखिए भैया, दिस टॉर्क इज रीस्टोरिंग इन नेचर, दिस टॉर्क क्या कर रहा है, मीन की तरफ ले आ रहा ना, तो रीस्टोरिंग नेचर का है, दिस टॉर्क इज रीस्टोरिंग इन नेचर, इज रीस्टोरिंग इन नेचर, किस नेचर का है भैया, रीस्टोरिंग नेचर का है, किस नेचर का है, और रीस्टोरिंग नेचर के टॉर्क की वजह से यहां पर लग जाता माइनस पीई थीटा, क्या लग जाता भैया, जो भी चीज रीस्टोर करती है, रीस्टोरिंग फोर्स के आगे ही माइनस लगाता था, हमें याद होगा आपको, ऑसिलेशन में याद है, रीस्टोरिंग जो भी रीस्टोरिंग फोर्स होता था या रीस्टोरिंग टॉर्क होता था, जो भी रीस्टोर करता था, चाहे फोर्स हो चाहे टॉर्क हो, उसके आगे क्या लगाता था, माइनस। अच्छा, टॉर्क की वैल्यू क्या होती है, आई अल्फा, अल्फा की वैल्यू क्या लिखूंगा, dt स्क्वायर, और इसको इधर ले आए तो क्या हो, प्लस पीई थीटा बराबर में क्या हो गया, 0। अब इधर भी आई से डिवाइड कर दो, इधर भी आई से डिवाइड कर दो, और इधर भी आई से डिवाइड कर दो, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो भैया आई से आई कैंसिल हो गया, क्या हुआ, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, पीई अपॉन में आई, और ये क्या हुआ, थीटा बराबर में क्या हो गया, 0। अगर आपको याद होगा, दैट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये क्या है भैया,
एसएचएम है, क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये प्रूफ कर दिया मैंने, ये जो डाइपोल मोशन कर रहा है वो सिंपल हार्मोनिकली मूव कर रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद भैया आपको बताया था मैंने, ये क्या होता था, ओमेगा स्क्वायर। क्या था ये, ओमेगा स्क्वायर। तो भैया ओमेगा स्क्वायर हियर, ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स में पीई अपॉन में क्या था भैया, आई। तो ओमेगा क्या होगा, अंडर रूट पी ई अपॉन में आई। आपको पता है ओमेगा क्या होता है, 2 पाई एफ होता है, पीई आई। तो भैया एफ क्या होगा आपका, 1/2 पाई अंडर रूट पीई अपॉन में, टाइम पीरियड निकाल लो तो फ्रीक्वेंसी को उल्टा कर देना। तो ये हो गया भैया ऑसिलेशन इन डाइपोल, ठीक है भैया। काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है, काफी ज्यादा बाहर रखे हैं, आप लोग भी कॉपी कर लो ऑनलाइन वाले, ठीक है। फोटो ले लो ऑनलाइन वाले, ठीक है भैया। फोटो मेरे को भेज दे 3 के दिनों, सारी मैं भेज दे रहा हूँ। चलो ऑनलाइन वाले फोटो ले ली, मैं ऑफ कर रहा हूँ, यहीं पे यहीं तक क्लास होगी।